नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का फंक्शन नेचुरल नंबर टू z है, g भी z टू z है, g और f इंजेक्टिव होना चाहिए, g इंजेक्टिव नहीं होता है। तो फंक्शन ले लेते हैं x और gx ले लेते हैं mod x। अब ये जो gx है इसमें मैंने x1 और x2 में अगर दो डिफरेंट वैल्यूज ली, फॉर एग्जांपल -1 और 1, तो इन दोनों का मॉड सेम आएगा, है ना। तो ये gx1 इज इक्वल टू gx2 आ रहा है, इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन है, तो ये हमने मैनी वन लिया है। हमें क्वेश्चन में कहा है जी मैनी वन। अब हमें चेक करना है क्या ये दोनों एग्जांपल लेके या दोनों फंक्शन लेके हमारा g ऑफ इंजेक्टिव आ रहा है, तो g ऑफ f निकालें। तो g ऑफ fx निकालने के लिए हम करें g ऑफ fx हमने x लिया है और gx है mod x। अब हम x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं, लेकिन जो g ऑफ fx है वो तो हमारा नेचुरल नंबर से z में है, नेचुरल नंबर में से ही लेना है बस, क्योंकि ये n टू z आएगा। तो नेचुरल नंबर 2 है, इसका मतलब हमें x1 और x2 जो है वो नेचुरल नंबर में से लेना है। जैसे मैंने 2 और 3 लिया, तो 2 और 3 का अगर मॉड निकालेंगे तो मॉड भी अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मॉड x1 जो है वो मॉड x2 के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 हुआ। तो इस तरीके से ये प्रूव हुआ कि g और f जो है वो 1 1 फंक्शन है, g नहीं लेकिन उसके बाद भी g और f 1 1 है। इसके बाद हमें फंक्शन एक दे रखा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, g दे रखा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, फंक्शन f ऑन टू नहीं होना चाहिए। तो हम f ऑन टू नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं fx इज x प्लस 1। ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, कैसे? अगर मैं इसकी रेंज निकालूं तो ये जो x है वो मुझे डोमेन n का नेचुरल नंबर पहला 1 होता है, 1 रखेंगे तो यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा वो 2 से लेके सारे आंसर्स आएंगे, है ना। लेकिन हमारा कोडोमेन तो n के बराबर है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो हमने लिया है ये ऑन टू नहीं है, इनटू है। g फंक्शन हम ले लेते हैं x माइनस 1 अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है और 1 अगर x की वैल्यू 1 के बराबर है, ये हम g सेलेक्ट करते हैं। अब हमें चेक करना है कि f और g, ये जो g और f है ये ऑन टू फंक्शन है क्या। तो g और f ऑन टू के लिए हम क्या करें, g और f निकाल लेते हैं। तो g और f निकालते हैं, g ऑफ f हमने निकाला, तो ये हुआ g ऑफ fx। g ऑफ fx हमने सॉल्व किया, fx की वैल्यू x प्लस 1, तो ये जो हमारा आंसर है x प्लस 1 अगर इसमें रखेंगे ग्रेटर देन 1 के लिए, जब x इज ग्रेटर देन 1 है तो ये आंसर हुआ x प्लस 1 माइनस 1, तो ये x आया, यानी आइडेंटिटी फंक्शन आया। तो जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, इसका मतलब अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा तो ये 2 ही आंसर आएगा, 3 रखूँगा तो 3 आएगा, है ना। तो 2 रखूँगा तो 2 आएगा, 3 रखूँगा तो 3 आएगा, और 1 कहाँ गया, 1 इसमें है। जब x की वैल्यू 1 है तो आंसर 1 आएगा। तो इस तरीके से ये सारा के सारा n जो है ये मेरी रेंज बन गई इसकी। तो इसकी जो रेंज हो गई वो पूरा की पूरी n हो गई, और यही कोडोमेन के बराबर है। जो मेरा g ऑफ f आएगा वो n टू n आएगा, तो इसका कोडोमेन भी n है, तो ये दोनों सेम हो गया। इसका मतलब ये जो मेरा कोडोमेन के बराबर आया और कोडोमेन के बराबर है तो ये ऑन टू हो गया। तो इससे ये प्रूव हो गया कि f ऑन टू नहीं है, लेकिन फिर भी g और f ऑन टू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पावर सेट नहीं रखा है। हमने 11th क्लास में पढ़ा है पावर सेट जो होता है वो सेट ऑफ सबसेट्स होता है। पावर सेट इज सेट ऑफ सबसेट्स, दिस इज सेट ऑफ सबसेट्स। तो इसमें से कोई मुझे 2 सेट लेने हैं, हमें उनके बीच रिलेशन दे रखा है कि a और b के बीच का जो रिलेशन है, ये दोनों a b जो है वो दोनों सबसेट है इसमें से px में से। तो a और b में इस तरीके से रिलेशन है कि a जो है वो b का सबसेट। तो मुझे चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव। तो कोई a
अगर बी का सबसेट है, ए बी दोनों इस पी एक्स के सबसेट्स है। अब ए बी का सबसेट है तो मैं तो कह ही सकता हूं कि ए का सबसेट है। इसका मतलब ए का रिलेशन ए के साथ है, दैट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्सिव। अगर सिमेट्रिक चेक करना है तो सिमेट्रिक में हमें ये प्रूव करना है कि अगर ए रिलेशन बी है तो क्या बी रिलेशन ए क्या, तो ए रिलेशन बी में हमें कहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। लेकिन हम इसका उल्टा नहीं बोल सकते क्योंकि ए अगर बी का सबसेट है तो ये जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हो, बी बड़ा भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बी विल बी द सबसेट ऑफ ए, सो दैट मीन्स दिस इज नॉट सिमेट्रिक। लेकिन जब ट्रांजिटिव की बात करें तो ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि ए सी का सबसेट है, दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू सी, सो दैट मीन्स दिस इज ट्रांजिटिव। तो जो एट्थ है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं, n नंबर्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 1 2 से लेके n नंबर्स दे रखे हैं और इसके बीच में हमें ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, जैसे अगर मेरे 3 एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ए बी सी है ना, और ए बी सी में मुझे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है। ऑन टू का मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट की प्री इमेज इसमें होनी चाहिए, ठीक है। अब सपोज करो मैं मेरे ए और बी दोनों के आंसर ए है तो सी का आंसर फॉर एग्जांपल बी है तो ये सी रह जाएगा। इसका मतलब मैं इसको मैनी वन नहीं ले सकता, मुझे 1 1 ही लेना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब मुझे इसको 1 1 लेना है, तो इसका मतलब ए की बी की सी की एक एक इमेज ही होगी, तभी ये आपस में इटसेल्फ ऑन टू होंगे। तो यहाँ से अगर ये ए के साथ देखें तो ए के साथ 3 कंडीशन है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। लेकिन बी के साथ 2 कंडीशन है क्योंकि वो एक जो ए के साथ हो चुका वो बी के साथ नहीं आएगा, है ना, जैसे हम परम्यूटेशंस में करते थे नॉन रिपीटेड केसेस में। तो ये 3 2 1 यानी 6 फैक्टोरियल 3 आया। इसी तरीके से जब n एलिमेंट होंगे तो इसका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n तरीके से ये ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें 2 फंक्शंस दे रखे हैं। पहले हमें चेक करना है कि क्या वो 1 1 ऑन टू है। तो पहला जो फंक्शन है वो है a3 b2 c1, है ना। हमें इसमें से s और t 2 सेट दे रखे हैं, s और t। s में abc है और t में 1 2 3, ठीक है। तो हमें f इनवर्स निकालना है। तो इसमें देखो ये a b c इसमें सबकी एक एक इमेज है और पूरा का पूरा t सेट कवर हो रहा है, तो ये 1 1 ऑन टू है। तो जब इसका इनवर्स निकालेंगे तो सीधा 3a 2b और 1c आ जाएगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमें दे रखा है a2 b1 और c1। ये 1 1 ऑन टू नहीं है क्योंकि b के और c के सेम आंसर हो गए, यानी ये मैनी वन हो गया। तो ये मैनी वन है और बाइजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, व्हाई, बिकॉज इट इज मैनी वन फंक्शन। मैनी वन ऑन टू है, 1 1 ऑन टू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 12 13 14 ये बाइनरी ऑपरेशन के जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास 2 सेट है, ए और बी। ए सेट जो है उसमें एलिमेंट्स हैं -1 0 1 2 और बी सेट में जो एलिमेंट है वो है -4 -2 0 और 2। हमें 2 फंक्शंस दे रखे हैं, दोनों के दोनों ए से बी में, एक f है एक g है ना।
एफ जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और जी एक्स जो है वो है 2x माइनस हाफ का मॉड माइनस 1। हमें चेक करना है कि क्या ये इक्वल फंक्शन है। तो इक्वल फंक्शन तभी होते हैं जब दोनों का डोमेन और रेंज सेम है। ठीक है, हमें यहाँ पे x जो है दिया हुआ है कि हमें a सेट में से लेना है, तो a सेट में से लेके सबसे पहले हम ये fx निकालते हैं। तो अगर मैंने x की a की वैल्यूज धीरे धीरे इस fx में रखी, तो जैसे ही -1 रखेंगे, इसमें -1 रखेंगे तो आंसर आएगा 2, इसमें 0 रखेंगे तो आंसर आएगा 0, इसमें 1 रखेंगे तो आंसर आएगा 0, इसमें 2 रखेंगे तो आंसर आएगा 2। ये मैंने fx की वैल्यूज निकाली। अब अगर gx में रखूं तो gx वाले में x की वैल्यू a में रखें, तो यहाँ से जैसे ही मैं -1 रखूंगा तो -1 माइनस हाफ माइनस 3/2 हो जाएगा। -3/2 को मॉड करेंगे 3/2, तो 2 × 3/2, मैंने सबसे पहली वैल्यू -1 ली, 2 × 3/2 -1, 2 2 कैंसिल, 3 - 1 गिव्स 2। 0 रखेंगे इसमें सेकेंड एलिमेंट, तो 2 माइनस हाफ का मॉड हाफ, 1 - 1 0। तो यहाँ से जब हमने 0 रखा तो आंसर 0 आया। इसी तरीके से 1 रखेंगे आंसर तो 0 आएगा, और 2 रखेंगे तो 2 आएगा। अब इसका डोमेन इसके डोमेन के बराबर है, इसकी रेंज इसकी रेंज के बराबर है। ये हमने gx सॉल्व किया, ये हमने fx की वैल्यूज निकाली। तो ये दोनों इक्वल फंक्शंस हैं, है ना, क्योंकि इनका डोमेन और रेंज बराबर है। क्वेश्चन नंबर 16 में दो एलिमेंट्स दे रखे हैं रिलेशन के। एक रिलेशन सेट है 1 2 3, और कंपल्सरीली इसमें 1 2 और 1 3 होना ही चाहिए। रिलेशन 1 2 और 1 3 होना चाहिए। तो ऐसे कितने रिलेशंस हैं जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है? तो सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या चाहिए, 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3 तो चाहिए। ये दोनों एलिमेंट होने चाहिए। अगर 1 2 है तो सिमेट्री के लिए 2 1 भी होना चाहिए, और 1 3 है तो सिमेट्री के लिए 3 1 भी होना चाहिए। अब ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो गया, चेक करते हैं ट्रांजिटिव है क्या। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर मैंने इसमें मेरा एलिमेंट है तो 3 1, एक है 1 2, 3 1 और 1 2 दोनों है, तो 3 2 होना चाहिए। 3 2 नहीं है, 3 2 हमने नहीं लिया है, तो उसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हमारा एक ही रिलेशन बन रहा है ऐसा, जो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ये एलिमेंट हमारे ये दोनों है लेकिन ये नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है, तो एक ही बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में एक सेट दे रखा है 1 2 3 और इक्विवेलेंस रिलेशन बना है। 17 में सेट दे रखा है 1 2 3 और हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है जिसमें कंपल्सरी एक एलिमेंट 1 2 होना चाहिए। ये तो लेना ही लेना है। तो ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं? पहला बनाते हैं। पहला हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमारे पास 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए। 1 2 तो लेना ही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब 2 1 भी होना चाहिए। अब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और इसका अगर ट्रांजिटिव निकालेंगे 1 2 2 1 निकालेंगे तो 1 1 आएगा जो कि है, 2 1 1 2 का निकालेंगे तो 2 2 आएगा। ये तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैंने इसमें ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव 1 2 तो लेना ही है, तो 2 1 भी लेना है। एक मैं अपनी तरफ से 1 3 जोड़ता हूँ तो 3 1 भी लेना पड़ेगा सिमेट्री के लिए। अब हो गया वही बात, इसमें मुझे 3 2 और 2 3 भी रखना पड़ेगा ताकि ट्रांजिटिव भी हो। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 3 2 नहीं था तो ट्रांजिटिव नहीं था, तो उसमें 3 2 भी लेना पड़ेगा, इक्विवेलेंस बनाना है। तो ये दो रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 17 का आंसर हो गया कि ऐसे दो इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दो फंक्शन है। एक तो सिग्नम फंक्शन है, x की वैल्यू लेस देन 0, ये हमने 11 में पढ़ा था, दिस इज सिग्नम फंक्शन, है
है ना। और एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दोनों जो फंक्शन है वो R से R में डिफाइंड है, F भी R से R में है और G भी R से R में। और हमें चेक करना है क्या ये 0 से लेके 1 क्लोज इंटरवल में सारी वैल्यूज को इनसाइड होती है क्या, है ना। तो ये हम चेक करते हैं कि जो इसका GOF है वो को इनसाइड करता है क्या। GOF और FOG दोनों निकालना है, GOF और FOG दोनों इसमें इंटरवल में को इनसाइड होते हैं क्या, निकालना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फंक्शन को और डिफाइन करते हैं। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट हम जो चेक करेंगे वो सिर्फ 0 ओपन से क्लोज 1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। यानी ये ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए जो fx है वो तो 1 ही रहेगा। तो जैसे मुझे g ऑफ fx निकालना है, g ऑफ fx, तो g fx इसमें पहले से ही 0 से ज़्यादा है और 0 से ज़्यादा की वैल्यू 1 है, तो g1 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हुआ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो g ऑफ f जो आया ये 1 आया। लेकिन जब हम f ऑफ g निकालेंगे, f ऑफ g में क्या हुआ, f ऑफ gx, तो f ऑफ gx के दो केस आ जाएंगे। एक हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में मैं इसमें रखूंगा तो उसका आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 आएगा। तो उसका मतलब f ऑफ gx के दो आंसर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम केस ले लेते हैं when x lies between 0 to 1। तो जब x lies between 0 to 1 है तो यहाँ से जो gx आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी, वो 0 आ जाएगी और f0 का आंसर 0 होता है। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आ जाएगी और f1 का आंसर 1 आ जाएगा, है ना। तो देखो सारी की सारी वैल्यूज सिर्फ ये 1 एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, बाकी कोइंसाइड का मतलब होता है सारे पॉइंट सेम आ रहे हैं क्या, तो सारे पॉइंट सेम नहीं आ रहे, है ना। तो हम लिखेंगे नो इट विल नॉट कोइंसाइड, इट विल नॉट कोइंसाइड इन इंटरवल 0 to 1, ठीक है। ये कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये एक्सरसाइज खत्म हो।